हम जानते हैं कि सन की एनर्जी अर्थ के सरफेस पर हर जगह एक समान नहीं पड़ती है। अर्थ के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां सन की डायरेक्ट रेज पड़ती है, तो कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां सन की केवल स्लांटिंग रेज ही पहुंच पाती हैं। और इसी वजह से हमें अर्थ के सरफेस पर टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिलती है। बट ऐसे और भी कई फैक्टर्स हैं जो किसी भी जगह के टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं। पर ये कौन से फैक्टर्स हैं? तो आज के इस वीडियो में हम टेम्परेचर से जुड़े इन्हीं फैक्टर्स को डिटेल से स्टडी करेंगे। साथ साथ जानेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के बारे में भी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी का चैप्टर सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर को। अगर आपसे पूछा जाए कि टेम्परेचर क्या है तो आप इसे कैसे डिफाइन करोगे? तो इसका आंसर है द इंटरेक्शन ऑफ इंसोलेशन विद द एटमॉस्फेयर and the earth's surface creates heat which is measured in terms of temperature। मीन्स सन से आने वाली एनर्जी जब एटमॉस्फेयर और अर्थ के सरफेस के साथ इंटरैक्ट करती है तब इस इंटरैक्शन के दौरान स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन और एब्सॉर्प्शन होता है, जिससे एटमॉस्फेयर और अर्थ का सरफेस गर्म होने लगता है। इन शॉर्ट, इस इंटरैक्शन के दौरान जो हीट जनरेट होती है उसी हीट को मेजर किया जाता है टेम्परेचर के टर्म्स में। अब हीट रिप्रेजेंट करती है मॉलिक्यूलर मूवमेंट को। मींस जब हीट ज्यादा होती है तब चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स इधर उधर मूवमेंट करने लगते हैं। अब ये हीट किसी सब्सटेंस में हो सकती है, किसी एरिया में भी हो सकती है, जिसे मेजर किया जाता है डिग्रीज में, जैसे कि वो जगह या सब्सटेंस कितनी डिग्री हॉट है या कोल्ड है। अब टेम्परेचर को समझने के बाद बात करते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी जगह के टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें शामिल है the latitude, the altitude, distance from the sea, air mass and ocean currents and local aspects. The latitudes. The temperature of a place depends on the insolation received. यानी किसी भी जगह का टेम्परेचर डिपेंड करता है वहां पड़ने वाले इंसोलेशन पर। हम इस चैप्टर में पहले भी जान चुके हैं कि लोअर लैटिट्यूड्स जैसे कि इक्वेटर पर सन की वर्टिकल रेज पड़ती हैं, जबकि हायर लैटिट्यूड्स पर स्लांटिंग रेज, जिस वजह से हायर लैटिट्यूड्स पर टेम्परेचर कम और लोअर लैटिट्यूड्स पर ज्यादा रहता है। और इसीलिए लैटिट्यूड एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट इज द अल्टीट्यूड। द एटमॉस्फेयर इज इनडायरेक्टली हीटेड बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन फ्रॉम बिलो, देयरफॉर द प्लेसेस नियर द सी लेवल रिकॉर्ड हायर टेम्परेचर देन द प्लेसेस सिचुएटेड एट हायर एलिवेशन। मीन्स हम पहले भी जान चुके हैं कि एटमॉस्फेयर सन से आने वाली एनर्जी की वजह से वार्म नहीं होता है, बल्कि वो वार्म होता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के थ्रू, यानी वो हीट जो हमारी अर्थ एब्जॉर्ब कर रेडिएट बैक करती है। अब इस दौरान जब अर्थ हीट को रेडिएट करती है तब उसके कांटेक्ट में आने वाली एयर गर्म होने लगती है और यही हीट आगे की लेयर में ट्रांसफर हो जाती है। और इसी वजह से जो जगह सी लेवल के पास होती है वहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है, लेकिन जिन जगहों का अल्टीट्यूड ज्यादा होता है वहाँ एयर के मॉलिक्यूल्स कम होने लगते हैं, जिससे टेम्परेचर कम होने लगता है, जैसे कि माउंटेन्स। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर कम होने लगता है। अब टेम्परेचर में इस तरह की गिरावट एक स्पेसिफिक रेट से होती है जिसे कहा जाता है नॉर्मल लैप्स रेट। इसका मतलब है हर 1000 मीटर ऊपर जाने पर करीब 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन में किसी भी जगह का अल्टीट्यूड भी मैटर करता है। अल्टीट्यूड ज्यादा है तो टेम्परेचर कम और अल्टीट्यूड कम है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। नेक्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी। कोई भी जगह सी के कितनी दूरी पर है ये भी उस जगह के टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करता है। पर कैसे? कंपेयर टू लैंड, द सी गेट्स हीटेड स्लोली एंड लूजेस हीट स्लोली। लैंड हीट्स अप एंड कूल्स डाउन क्विकली, देयरफॉर the variation in temperature over the sea is less compared to land। Means land के कंपैरिजन में वाटर बॉडीज देर से गर्म होते हैं और देर से ठंडे भी, जबकि लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और ठंडी भी। इसीलिए वाटर बॉडीज के कंपैरिजन में लैंड पर टेम्परेचर में ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है, जबकि सी के पास या ऊपर टेम्परेचर में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलती है। मेनली जो जगह सी से काफी दूर होते हैं वहां एक्सपीरियंस किया जाता है एक्सट्रीम काइंड ऑफ क्लाइमेट, मींस जहां समर में बहुत ज्यादा गर्मी और विंटर्स में बहुत ज्यादा ठंड होती है, जबकि जो एरियाज सी के पास होते हैं
वहाँ एक्सपीरियंस किया जाता है इक्वेबल क्लाइमेट, मीन्स ना तो ज्यादा गर्मी और ना ही ज्यादा ठंड, क्योंकि यहाँ ब्लो होने वाली लैंड और सी ब्रीजेस यहाँ के क्लाइमेट पर मॉडरेट इन्फ्लुएंस डालती हैं। नेक्स्ट इज एयर मास एंड ओशियन करंट। Like land and sea breezes, the passage of air masses also affect the temperature. The places that comes under the influence of warm air masses experience higher temperature, and the places that come under the influence of cold air masses experience low temperature. मीन्स अलग अलग जगहों पर चलने वाले एयर मासेस अपने साथ टेम्परेचर को भी ले जाते हैं। अगर किसी जगह पर गर्म इलाके से हवा आती है तो वो वहाँ के टेम्परेचर को भी बढ़ा देती है, और अगर हवा ठंडे इलाके से आती है तो वो उस इलाके के टेम्परेचर को कम कर देती है। अब अगर बात करें ओशन करंट्स की, तो ओशन का वाटर लगातार एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, जिसे कहा जाता है ओशन करंट। ये ओशन करंट दो तरह के होते हैं, वार्म करंट्स और कोल्ड करंट्स। जिन कोस्टल एरियाज के पास फ्लो करते हैं वार्म करंट, वहाँ का वेदर गर्म रहता है, और जिन कोस्टल एरिया से फ्लो करते हैं कोल्ड करंट्स, वहाँ का टेम्परेचर कम रहता है। एग्जाम्पल, जापान के पास से फ्लो करते हैं कुरुशियो करंट, जो कि वार्म करंट है, इसीलिए वहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है। लेकिन पेरू के पास फ्लो करते हैं कोल्ड करंट, जिसे हम्बोल्ट करंट भी कहा जाता है, जिससे यहाँ का टेम्परेचर ठंडा रहता है। तो कुछ इस तरह एयर मास और ओशन करंट्स भी किसी भी जगह के टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये थे वो फैक्टर्स जो किसी भी जगह के टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करते हैं। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर को समझा जा सकता है आइसोथर्म्स के जरिए, बट ये आइसोथर्म्स एक्चुअल में है क्या? सो द आइसोथर्म्स आर लाइंस जॉइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल टेम्परेचर। मींस आइसोथर्म्स वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो मैप पर उन सभी जगहों को जोड़ती हैं जहां टेम्परेचर बराबर होता है। एग्जाम्पल के लिए मैप पर आप इस पार्टिकुलर लाइन को देखिए, ये शो कर रही है कि इन सभी जगहों का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो ये बन जाती है 20 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म। आइसोथर्म के बाद जानते हैं ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर के बारे में। मेनली हम जानेंगे कि आइसोथर्म्स सीजन टू सीजन शिफ्ट क्यों करते हैं। पार्टिकुलरली हम बात करेंगे जनवरी एंड जुलाई मंथ की। अब ये है इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे है सदर्न हेमिस्फीयर। अब हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड्स की तरफ जाते हैं, मींस पोल्स की तरफ जाते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। अब इस वर्ल्ड मैप को देखने पर पता चलता है कि सदर्न हेमिस्फीयर के कंपैरिजन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ज्यादा लैंड सरफेस को कवर करता है। अब ये आइसोथर्म्स लैटिट्यूड्स के पैरेलल रन करते हैं, बट कुछ मंथ स्पेसिफिकली जनवरी और जुलाई के मंथ में हमें इन लाइंस में बहुत ज्यादा डेविएशन यानी इन आइसोथर्म्स की शेप में चेंजेस देखने को मिलते हैं। जनवरी के मंथ में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक्सपीरियंस किया जाता है विंटर सीजन। अब आप देख सकते हैं कि इस टाइम पर आइसोथर्म्स कॉन्टिनेंट पर साउथ की तरफ बेंड हो जाते हैं, यानी इक्वेटर की तरफ, जबकि आइसोथर्म्स जो पास होते हैं ओशियन पर से वो बेंड हो जाते हैं नॉर्थ की तरफ। पर इस डेविएशन का रीजन क्या है? तो इसका आंसर है डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग पैटर्न ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। हम पहले भी जान चुके हैं कि लैंड जल्दी गर्म होती है और ठंडी भी, जबकि ओशन देर से गर्म होते हैं और ठंडे भी। जनवरी के मंथ में अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन से दूर, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्टेड होता है, जिस वजह से सदर्न हेमिस्फीयर सन की ज्यादा रेडिएशन को रिसीव करता है। बेसिकली इस टाइम पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक्सपीरियंस किया जाता है विंटर सीजन। अब जरा इस 0 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म्स को देखिए। ये आइसोथर्म कॉन्टिनेंट पर लैटिट्यूड के पैरेलल जाते हुए ओशन के ऊपर नॉर्थ की तरफ बेंड हो जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ इन सभी जगहों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। अब ये रीजन पोल के काफी नजदीक है, इसीलिए यहाँ टेम्परेचर और ज्यादा कम होना चाहिए, पर यहाँ इतना ज्यादा डेविएशन क्यों है, यानी ये इस लैटिट्यूड के पैरेलल क्यों नहीं है? तो हम जान चुके हैं कि जनवरी के मंथ में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक्सपीरियंस किया जाता है विंटर सीजन, यानी इस रीजन में टेम्परेचर कम रहेगा। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड सरफेस ज्यादा है और वाटर बॉडीज कम है। अब लैंड क्योंकि जल्दी गर्म होती है और ठंडी भी, इसीलिए विंटर में ओशन धीरे धीरे ठंडे होते हैं, जबकि लैंड बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। अब इसी वजह से 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लैंड पर कम लैटिट्यूड्स पर हो जाता है, बट ओशन को 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने के लिए थोड़ा ज्यादा
पोल्स के पास पहुंचना पड़ता है। इसके अलावा इस टाइम पर साउथ अटलांटिक या पैसिफिक ओशियन ग्रेटर अमाउंट में सन की एनर्जी को रिसीव कर वार्म हो जाते हैं, जिससे वार्म ओशियन करंट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ यानी पोल्स की तरफ रन करते हैं, जिससे ओशन पर आइसोथर्म्स नॉर्थ की तरफ डेविएट करने लगते हैं, जबकि लैंड इस टाइम पर वाटर बॉडीज के कंपैरिजन में ठंडी रहेगी और ओशन वार्म्स इसीलिए 0 डिग्री सेल्सियस ओशन पर हायर लैटिट्यूड्स पर होता है और इसीलिए विंटर में वाटर बॉडीज पर लाई करने वाले आइसोथर्म्स नॉर्थ की तरफ बेंड हो जाते हैं। अब अगर बात करें साउथर्न हेमिस्फीयर की, तो यहाँ हमें जनवरी में बहुत ज्यादा डेविएशन देखने को नहीं मिलता है, और अगर थोड़ा बहुत डेविएशन देखने को मिलता भी है तो वो मिलता है साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका के पास। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस टाइम एंटायर साउथर्न हेमिस्फीयर रिसीव करता है मैक्सिमम रेडिएशन ऑफ सन, और यहाँ लैंड सरफेस कम और वाटर बॉडीज ज्यादा लाया करते हैं, जिस वजह से आइसोथर्म्स में उतना ज्यादा डेविएशन देखने को नहीं मिलता है। यानी ओशन पर आइसोथर्म्स ऑलमोस्ट लैटिट्यूड के पैरेलल ही होते हैं। तो ये तो बात हुई जनवरी मंथ की। अब अगर आए जुलाई मंथ में, तो इस टाइम पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्टेड होता है, जिस वजह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सन की डायरेक्ट हीट को रिसीव करता है, और सदर्न हेमिस्फीयर इस टाइम पर सन से दूर मींस इस टाइम पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक्सपीरियंस किया जाता है समर सीजन और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन। अब इस टाइम पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आइसोथर्म्स में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, केवल कुछ ही जगह पर ये आइसोथर्म्स बेंड होते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि हम जान चुके हैं कि लैंड बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी ठंडी भी, और ओशन धीरे धीरे वार्म होते हैं, इसीलिए लैंड इस लैटिट्यूड पर ही 20 डिग्री सेल्सियस तक हीट अप हो जाती है। बट ओशियंस को 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के लिए इक्वेटर के पास होना पड़ता है। एज वेल एज साउदर्न हेमिस्फीयर में सिचुएशन अभी भी सेम ही है, क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर बहुत ज्यादा लैंड सरफेस को कवर नहीं करता है, इसीलिए आइसोथर्म्स में बहुत ज्यादा डेविएशन देखने को नहीं मिलता है। तो ये था हमारा टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर, जो है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। नॉर्मली जैसे जैसे हम हायर एलिवेशन की ओर जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। इसे कहा जाता है नॉर्मल लैप्स रेट। मेनली हर 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाता है। बट कभी कभी ये सिचुएशन रिवर्स हो जाती है, यानी ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और इसी को कहा जाता है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ऐसी सिचुएशन मेनली शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, बट क्वेश्चन ये है कि सिचुएशन क्यों और कैसे बनती है। तो ऐसी सिचुएशन खास तौर पर विंटर्स की लॉन्ग नाइट और क्लियर स्काईज में बनती है, पर कैसे? तो हम जान चुके हैं कि सन की रेडिएशन से अर्थ का सरफेस वार्म होने लगता है। अब अर्थ का सरफेस रात में इसी हीट को जब रेडिएट बैक करता है, तब सुबह होते होते नीचे की सतह ठंडी और ऊपर की हवा गर्म होने लगती है, और इसका रिजल्ट ये है कि नीचे की हवा ठंडी और ऊपर की हवा गर्म हो जाती है। मेनली यहाँ टेम्परेचर हाइट के साथ बढ़ने लगता है। पोलर एरियाज में पूरे साल टेम्परेचर का इन्वर्जन होना काफी कॉमन है। अब इस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का इम्पैक्ट क्या है? तो सरफेस पर इन्वर्जन होने से एटमॉस्फेयर की लोअर लेयर में विंड स्टेबल हो जाती है, क्योंकि कोल्ड एयर नीचे की तरफ सिंक करती है, जबकि वार्म एयर के मॉलिक्यूल्स काफी चार्ज्ड हो जाते हैं, जिससे वो इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। बट क्योंकि अब कूल एयर नीचे आ चुकी है, तो वो एटमॉस्फेयर की लोअर लेयर को काफी ज्यादा स्टेबल कर देती है। मेनली स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर के लोअर स्ट्रेटा में ही फंस जाते हैं, जिससे डेंस फॉग यानी घने कोहरे जैसी सिचुएशन बनती है, जिसे मेनली विंटर्स की सुबह में देखा जा सकता है। विंटर्स में ये सिचुएशन मेनली कुछ टाइम के लिए ही रहती है, क्योंकि सन की रेडिएशन आने के बाद वो सरफेस को वार्म कर देती है, जिससे कूल एयर के मॉलिक्यूल्स भी चार्ज हो जाते हैं और दोबारा नॉर्मल कंडीशंस बनने लगती है। अब टेम्परेचर का इन्वर्जन हमें हिल्स और माउंटेन्स पर भी देखने को मिलता है, बट यहाँ ऐसा होने का एक अलग रीजन है, जिसे एयर ड्रेनेज कहा जाता है। हिल्स और माउंटेन्स पर ठंड बढ़ने पर वहां प्रोड्यूस होती है कोल्ड एयर। अब कोल्ड एयर नीचे की तरफ सिंक करती है, जिससे ग्रेविटी के कारण ये ठंडी हवा स्लोप्स के जरिए नीचे की तरफ ब्लो करना शुरू करती है। देन नीचे वैलीज में पहुंचने के बाद ये विंड वहीं पर एक्यूमुलेट यानी जमा होने लगती है, और ऊपर की विंड इसके कंपैरिजन में अब वार्म होने लगती है, और इसी को एयर ड्रेनेज कहा जाता है। वार्म एयर प्लांट्स को फ्रॉस्ट से होने वाले नुकसान से बचाती है, क्योंकि ऊपर से जब फ्रॉस्ट गिरती है
तो वार्म एयर उसे नीचे आने नहीं देती है, एज वेल एज नीचे जितनी ठंड होती है उतनी ही बनी रहती है, जिससे प्लांट्स डैमेज होने से बच जाते हैं। तो ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तो फाइनली हमारा चैप्टर सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में हमने इन सभी टॉपिक्स को कवर किया है। अब अगर आप ज्योग्राफी को और ज्यादा डिटेल से स्टडी करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं वीडियो में दी गई बुक्स को, या विजिट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब स्टोर को भी। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज डू लाइक, शेयर and don't forget to subscribe our channel.